द डीप डाइव के इस नए गहन विश्लेषण में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हमारे पास चर्चा के लिए जो स्रोत हैं वो वाकई बहुत दिलचस्प हैं। बिल्कुल, आज हम एक बहुत ही खास केस स्टडी पे बात करने वाले हैं। हाँ, तो आज के हमारे स्रोत हैं स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही और 9 महीनों की अर्निंग्स कॉल का ट्रांसक्रिप्ट, जो 10 फरवरी 2026 को पब्लिश हुआ था। और आज के हमारे इस विश्लेषण का मिशन बहुत साफ है। हमें ये समझना है कि कैसे एक पारंपरिक आभूषण निर्माता कंपनी खुद को स्काई गोल्ड 3.0 में बदल रही है। बिल्कुल, और इस पूरी प्रक्रिया में व्यापार, तकनीक और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो बड़े सबक छिपे हैं, आज हम उन्हें डिकोड करेंगे। ठीक है, आइए इसे खोलकर समझते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, सबसे ज्यादा हैरानी की बात जो मुझे लगी वो ये है कि एक पारंपरिक ज्वेलरी कंपनी 30 से 35% की कंसिस्टेंट CAGR वृद्धि की बात कर रही है। हाँ, और वो भी बिना किसी बड़े कर्ज के। एग्जैक्टली 2030 तक पूरी तरह से नेट डेट फ्री होने का इतना आक्रामक लक्ष्य, ये कागजों पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सच में मुमकिन है? मैं कहूंगी कि ये लक्ष्य जितना आक्रामक दिखता है, इसके पीछे की रणनीति उतनी ही सदी हुई है। मतलब अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये सिर्फ गहने बनाने की बात नहीं है। तो फिर ये किस चीज की बात है? ये एक ऐसी कंपनी की केस स्टडी है जिसने भारत में असंगठित से संगठित क्षेत्र में हो रहे बदलाव को बहुत पहले ही भांप लिया था। उनके पहले 2 चरणों में उन्होंने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाया और IPO से पैसा जुटाया, लेकिन अब ये स्काई गोल्ड 3.0 का चरण है। हाँ, स्काई गोल्ड 3.0 का मुख्य फोकस बाहरी पूंजी पर नहीं है। अब उनका पूरा ध्यान इंटरनल कैश जनरेशन पर है। और ये बात उनके विजन 2030 के आंकड़ों में साफ झलकती है। श्रोताओं को अगर हम नंबर बताएं तो 2030 तक कंपनी का लक्ष्य 18,000 से 19,000 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करना है और 945 करोड़ रुपए का पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन जो मैट्रिक सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है वो ये है कि उनका लक्ष्य अपने पैट का 20% हिस्सा सीधे ऑपरेटिंग कैश फ्लो में बदलना है। बिल्कुल, 30-35% की ग्रोथ रेट को मेंटेन करते हुए मुनाफे का 5वां हिस्सा सीधे कैश में कन्वर्ट करना। ये बताता है कि उनका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कितना टाइट है। हाँ, और कॉल में मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि वो इससे ज्यादा तेज नहीं भागेंगे, क्योंकि तेज भागने से कैश कन्वर्जन साइकिल टूट सकता है और फिर वो 2030 तक डेट फ्री होने का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। सही कहा। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं। मुझे लगता है कंपनी ने यहाँ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आप ग्लोबल ऑडिट फर्म की बात कर रहे हैं ना? हाँ, 1 अप्रैल 2026 से एक ग्लोबल ऑडिट फर्म को नियुक्त किया जा रहा है। ज्वेलरी जैसे सेक्टर में जहां ट्रांसपेरेंसी पर हमेशा सवाल उठते हैं, ये एक बड़ा मैसेज है। और गवर्नेंस का सबसे रोचक तथ्य तो अभी आना बाकी है। वित्तीय वर्ष 2027 से कंपनी के प्रमोटर्स कोई वेतन नहीं लेंगे। 0 सैलरी। और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हितों को एक साथ जोड़ने का बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल, क्योंकि डिविडेंड तो तभी बढ़ेगा जब एक्चुअल फ्री कैश फ्लो जनरेट होगा। कागजी मुनाफे से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। सही कहा, लेकिन गवर्नेंस अपनी जगह है और बाजार की हकीकत अपनी जगह। हाँ, बाजार की हकीकत से मुझे याद आया, एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल उठता है। सोने की कीमतें 1.04 लाख से 1.10 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर हैं। इतने ऊंचे दामों पर भी ये कंपनी कैसे बढ़ रही है? वही तो, ये बहुत चौंकाने वाला है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि कंपनी पूरी तरह से बैक टू बैक हेज्ड है। मतलब सोने के भाव का सीधा असर इन पर नहीं होता? बिल्कुल नहीं। जैसे ही कोई ऑर्डर बुक होता है, कच्चे माल की कीमत उसी समय लॉक कर दी जाती है, तो प्राइस फ्लक्चुएशन का इन्वेंट्री पर कोई नेगेटिव असर नहीं होता। उल्टा, जब सोने के दाम तेजी से बढ़ते हैं तो असंगठित क्षेत्र के जो छोटे निर्माता हैं, उनकी वर्किंग कैपिटल फंस जाती है। एग्जैक्टली। जो छोटा ज्वेलर पहले 10 करोड़ में 15 किलो सोना खरीदता था, अब वो उसी पैसे में मुश्किल से 9 या 10 किलो खरीद पाता है। उसकी सप्लाई चेन चोक हो जाती है। और इसी का सीधा फायदा स्काई गोल्ड जैसे संगठित खिलाड़ियों को मिलता है। वो तेजी से मार्केट शेयर कैप्चर कर लेते हैं। ये तो हुई B2B साइड की बात, लेकिन एंड कंज्यूमर का क्या? वो इतनी महंगी ज्वेलरी कैसे खरीद रहा है? यहीं पर तकनीक और लाइट वेट ज्वेलरी का कमाल सामने आता है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि 3D प्रिंटिंग और लेजर कटिंग का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, 3D प्रिंटिंग, लेजर कटिंग और स्टैंपिंग, इससे गहने 20 से 30% हल्के हो गए हैं। जो अंगूठी पहले 10 ग्राम की होती थी, वो अब उसी डिजाइन और वॉल्यूम के साथ 8.5 ग्राम में बन रही है। ये बहुत स्मार्ट है।
मतलब ग्राहक का बजट नहीं बिगड़ता। और इसके पीछे का क्यों समझना बहुत जरूरी है। भारत में हमेशा से 22 कैरेट सोने का चलन सबसे ज्यादा रहा है, करीब 80%। लेकिन अब 18 कैरेट, 14 कैरेट और 9 कैरेट की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल। कंपनी की 80% इन्वेंट्री 1 लाख रुपए से कम कीमत की है। ग्राहक खरीदारी कैंसिल नहीं करता, बस अपने बजट के हिसाब से हल्का या कम कैरेट का विकल्प चुन लेता है। इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए कंपनी की बैकएंड टीम की तारीफ करनी होगी, विशेष रूप से थिरू द्वारा ईआरपी सिस्टम लागू करना। हाँ, ऑपरेशनल दक्षता में इसका बहुत बड़ा रोल है। आपको पता है, सोने का नुकसान, जिसे हम गोल्ड लॉस कहते हैं, वो 1.5% से घटाकर मात्र 0.5% कर दिया गया है। ये सुनने में छोटा नंबर लगता है, लेकिन जब आप हर महीने सैकड़ों किलो सोने का व्यापार कर रहे हो तो ये 1% की बचत बॉटम लाइन में बहुत बड़ा असर डालती है। और साथ ही उनका डिलीवरी का समय भी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में 30 से 40% तेज है। फास्ट डिलीवरी तभी काम आती है जब आपके पास सही प्रोडक्ट हो, और यहाँ उनकी मर्चेंडाइजिंग टीम का जादू दिखता है। 150 लोगों की टीम और 25 से अधिक प्रोजेक्ट्स। और ये टीम जिस मॉडल पर काम करती है उसे को क्रिएशन या सह निर्माण कहते हैं। ये एक गेम चेंजर है। को क्रिएशन मतलब वो खुद से डिजाइन बनाकर नहीं बेचते। नहीं, वो बड़े रिटेलर्स जैसे मालाबार, कैरेट लेन, जॉया लुकास, रिलायंस, तनिष्क और कल्याण के साथ मिलकर काम करते हैं। ये तो बिल्कुल फैशन इंडस्ट्री वाले ज़ारा मॉडल की तरह है। एग्जैक्टली। रिटेलर्स के पास ग्राहकों का रियल टाइम डेटा होता है कि क्या बिक रहा है। कंपनी उस डेटा के आधार पर डिजाइन तैयार करती है। इससे बिना बिकी इन्वेंट्री का जोखिम लगभग खत्म हो जाता है। और इसी डेटा ड्रिवन अप्रोच की वजह से उन्हें कुछ शानदार उपलब्धियां भी मिली हैं, जैसे डी बियर्स के माय फर्स्ट डायमंड और बेस्टी ब्रेसलेट्स के लिए एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप। हाँ, और आपको बता दूं, इस पार्टनरशिप के लिए 45 कंपनियों ने अप्लाई किया था। और उनका मोरनी कलेक्शन जो मयूर से प्रेरित है, वो भी काफी चर्चा में है। ये सब दिखाता है कि वो सिर्फ सप्लायर नहीं है, डिजाइन ट्रेंड सेटर बन रहे हैं। अब अगर हम उनकी विस्तार रणनीति और सब्सिडरी के प्रदर्शन की बात करें। हाँ, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। मैंने देखा कि वो 3 मोर्चों पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। पहला कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, दूसरा छोटे रिटेलर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क और तीसरा निर्यात। वर्तमान में 65% व्यापार कॉर्पोरेट से और 35% डिस्ट्रीब्यूटर से आ रहा है। दक्षिण भारत के लिए तो त्रिशूर में एक नया कार्यालय भी खोला गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बड़ी हलचल है। दुबई गोल्ड सूक में कार्यालय खोला है। और दमास को भी तो जोड़ा है ना? हाँ जी, जीसीसी की सबसे बड़ी रिटेल चेन दमास को मात्र 3 महीने में अपने साथ जोड़ा है। ये बहुत इम्प्रेसिव है। अभी निर्यात 10% है, जिसे 13% और अंततः 20% तक ले जाने का लक्ष्य है। और इन सब लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वॉल्यूम भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। तीसरी तिमाही में कुल 631 किलो प्रति माह का वॉल्यूम हासिल किया गया है। 631 किलो हर महीने। इसमें स्टार और एसआरजी का योगदान 86 किलो रहा। स्पार्कलिंग चेन्स का 65 किलो और स्पीड का 51 किलो। एसआरजी का एक्विजिशन बहुत अहम लगता है। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ कैपेसिटी नहीं जोड़ता, बल्कि नए क्षेत्रीय बाजारों तक पहुंच भी देता है। और अगले वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2027 के लिए तो 750 किलो प्रति माह का औसत लक्ष्य रखा गया है। इतने बड़े वॉल्यूम के साथ उनके वित्तीय तंत्र और वर्किंग कैपिटल में भी सुधार हुआ है। सकल मार्जिन यानी ग्रॉस मार्जिन में एक भारी उछाल देखा गया है। हाँ, 5.97% से सीधे 8.27%। 2.3% का ये उछाल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत बड़ा है। क्या हम इसे डिकोड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस 2.3% में से 1% सुधार तो सीधे सोने के नुकसान में आई कमी से हुआ है, जो हमने पहले बात की थी 1.5 से 0.5% वाला। हाँ, इसके बाद 0.6% मार्जिन एडवांस्ड गोल्ड बिजनेस से आया है और बाकी हिस्सा 18 कैरेट और स्टडेड ज्वेलरी जैसे उच्च मार्जिन वाले उत्पादों से आया है। ये एडवांस्ड गोल्ड बिजनेस का मॉडल बहुत दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि इसमें कंपनी को कच्चा सोना खरीदने के लिए अपनी पूंजी नहीं लगानी पड़ती। क्लाइंट्स अपना सोना खुद देते हैं। मतलब ये एक तरह की हाईटेक टोलिंग सर्विस हो गई। वो सिर्फ डिजाइनिंग और मेकिंग चार्जेस लेते हैं। एग्जैक्टली। और इससे वर्किंग कैपिटल बहुत कम हो जाती है। वर्किंग कैपिटल के दिनों को 66 से कम करके 63 दिनों पर लाया गया है। और लक्ष्य इसे
60 दिनों से कम करना है। इसके साथ ही उनकी ब्याज लागत, जो अभी बिक्री का लगभग 1.2% है, उसे भविष्य में शून्य करने की योजना है। जब ये ब्याज लागत शून्य होगी तो वो पूरा पैसा सीधे मुनाफे में जुड़ेगा। ये बहुत ही शानदार रणनीति है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का सार अगर हम निकालें तो किसी भी विषय को गहराई से सीखने और समझने वाले के लिए इस केस स्टडी में बहुत कुछ है। ये स्पष्ट करता है कि किसी पारंपरिक उद्योग में केवल बड़ी पूंजी से काम नहीं चलता। हाँ, आपको नवाचार की जरूरत होती है। सही कहा। तकनीकी नवाचार, शानदार कार्यशील पूंजी प्रबंधन और डेटा आधारित सोच से किस तरह एकाधिकार या बड़ी वृद्धि हासिल की जा सकती है, ये इसका बेहतरीन उदाहरण है। अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़ें तो स्काई गोल्ड की कहानी इस बात का प्रमाण है कि एक B2B निर्माता सिर्फ एक सप्लायर बनकर नहीं रह सकता। उसे पार्टनर बनना पड़ता है। बिल्कुल। जब वो रिटेलर्स की समस्याओं को हल करता है, जैसे सही डिजाइन देना, तेज डिलीवरी करना, तो वो उनका एक अपरिहार्य साझीदार यानी इंडिस्पेंसिबल पार्टनर बन जाता है। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। आज की चर्चा से एक बड़ा विचार सामने आता है जिस पर हमारे सभी श्रोताओं को विचार करना चाहिए। वो क्या? गहनों को बहुत हल्का, ट्रेंडी और हर बजट के अनुकूल बना रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले दशकों में सोने को पीढ़ियों तक सहेज कर रखने वाले भारी निवेश के रूप में देखना बंद कर दिया जाए? ये बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, क्या सोना पूरी तरह से फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG या रोजमर्रा के बदलते फैशन का हिस्सा बन जाएगा? लोग इसे ऐप से ऑर्डर करेंगे और सीजन के साथ बदल लेंगे। यह सोने के बाजार के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर आप सभी को जरूर सोचना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भविष्य के विश्लेषणों में ऐसे ही कुछ और गहरे विषयों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा।